2022। आज जेपीएससी मेंस नोट्स का एक टॉपिक है जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का है, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक पहले देख लेते हैं सिलेबस में कहाँ पे है। तो सिलेबस में इसके पहले हम लोग बहुत सारा टॉपिक किए हैं। जो है पहला है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, इस पे डिस्कशन हो चुका है। दूसरा आता है देश में ऊर्जा की मांग, इस पे भी डिस्कशन हो चुका है। फिर आता है नाभिकीय ऊर्जा, गुण तथा दोष, इस पे भी हो चुका है। उसके बाद आता है परमाणु नीति के नए रुझान, इस पे भी डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद एनपीटी और सीटीबीटी हो चुका है। आज जो है इसके अगला जो टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इस पे करेंगे। तो देखते हैं क्या है नोट्स में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसमें कह रहा है कि पहले इंट्रोडक्शन जो दिया है वो देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की यात्रा नवाचार, लचीलेपन और वैज्ञानिक उत्कृष्टता की कहानी रही है। 1960 के दशक में अपनी साधारण शुरुआत से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। आज भारत उपग्रह संचार, पृथ्वी अवलोकन, अंतर्ग्रहीय अन्वेषण और मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान तैयारी में उपलब्धियों के साथ एक अंतरिक्ष यात्रा करने वाले राष्ट्र के रूप में खड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है बल्कि राष्ट्रीय विकास का एक साधन भी है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें बेसिक रूप से ये कहा गया कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जो भारत का जो यात्रा इसमें रहा है वो वैज्ञानिक उत्कृष्टता की एक कहानी के रूप में है, जो लचीलापन जिसमें है और नवाचार भी है। और 1960 के दशक में जो इसरो का गठन हुआ था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वो जो है दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक के रूप में विकसित हुआ है, लीडिंग रोल में। और आज जो है भारत उपग्रह संचार, पृथ्वी अवलोकन, अंतर्ग्रहीय अन्वेषण और मानव अंतरिक्ष उड़ान तैयारी में उपलब्धियां हासिल किया है और अंतरिक्ष यात्रा करने वाले राष्ट्र के रूप में खड़ा है। और इस भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है बल्कि राष्ट्रीय विकास का एक साधन भी है। अब देखते हैं इसमें उत्पत्ति और विकास का कैसे विकास किया है। तो इसमें कहा है कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुआ था, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का
जनक माना जाता है ना। भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो स्पेस प्रोग्राम का जो जनक है, फादर है, वो विक्रम साराभाई है। उन्हीं का नेतृत्व में जो है, दूरदर्शी के नेतृत्व में अ, अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है, इनकोस्पार की स्थापना 1962 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति मतलब इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका स्थापना 1962 में हुई। और इसरो का गठन 1969 में हुआ था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में सोवियत सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। और इससे उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की यात्रा की शुरुआत हुई। तो इसमें कह रहा है, मैं बेसिक रूप से इसके सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें बताया कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत का यात्रा, नवाचार, लचीलेपन, वैज्ञानिक उत्कृष्टता की कहानी रही। और 1960 के दशक में जो है, इसरो जो है वो दुनिया का लीडिंग रोल में है। और आज जो भारत काफ़ी अच्छा स्थिति में है और नेशनल डेवलपमेंट में भी सपोर्ट कर रहा है। और उत्पत्ति और विकास का बात करें तो इसमें कह रहा है कि भारत एक का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, विक्रम साराभाई जो फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, उनके नेतृत्व में हुआ है। और 1962 में इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इनको स्पार जो है का 1962 में गठन हुआ है। और इसरो इसरो का गठन जो है 1969 में हुआ है। और भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट, वो 1975 में सोवियत सहायता के हेल्प से प्रक्षेपित किया गया था। इससे उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की यात्रा शुरू होता है। तो मेन जो पॉइंट है डेट याद करने का, वो है 62, 69 और 75। 62 में इनको स्पार जो था, इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका गठन होता है। और 1969 में ये इसरो का गठन होता है। ठीक है। और 1975 में जो है पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण होता है, वो भी सोवियत रसिया के हेल्प से। तो यहाँ से इसका शुरुआत हो जाता है इंडिया का। फिर कह रहा है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। तो बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग एक पॉइंट हुआ। दूसरा है संचार, मौसम पूर्वानुमान, शिक्षा और कृषि में उपयोग। तीसरा पॉइंट आता है तकनीकी आत्मनिर्भरता। फिर लागत प्रभावी अंतरिक्ष मिशन। और फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति। तो इसमें जो कह रहा है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है ना। तो इसमें उद्देश्य में आता है क्या कि बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग सबसे पहला है। एक्सटर्नल जो स्पेस है उसका शांतिपूर्ण यूज करना है। और फिर आता है संचार, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, मौसम पूर्वानुमान हो गया, शिक्षा और कृषि का उपयोग करना। फिर तकनीकी आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस होना है। लागत प्रभावी अंतरिक्ष मिशन, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति, ये हो गया। उसके बाद आता है भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की प्रमुख उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां रहा है इसका। तो इसको शुरू करने के पहले देखते हैं कि क्या क्या हुआ। अभी जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ, जो इसमें हम लोग कहें कि 1960 में इसरो का गठन हुआ, जो बहुत लीड रोल प्ले कर रहा है, अच्छा कर रहा है। फिर उत्पत्ति और विकास में 3 पॉइंट था कि 62, 69 और 75 वाला। उसमें क्या बोला गया है कि
पहला था कि ये विक्रम साराभाई के नेतृत्व में स्पेस प्रोग्राम का शुरुआत होता है, उसका जनक है। और 62 में इनकोस्पार का गठन होता है। 69 में जो है इसरो का गठन होता है। 75 में पहला आर्यभट्ट जो है उसको लॉन्च किया जाता है। उसके बाद आता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या क्या उद्देश्य है। तो तुम्हारा आपका है कि बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण यूज है, संचार, मौसम पूर्वानुमान सब है, फिर तकनीकी आत्मनिर्भरता है, लागत प्रभावी अंतरिक्ष मिशन है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति है। अब आते हैं क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किया है। तो पहला आता है उपग्रह विकास। इसरो ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई प्रकार के उपग्रह विकसित किए हैं। जैसे इनसेंट श्रृंखला जो है वो दूरसंचार, प्रसार, मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी के लिए उपयोग किया गया है। फिर आता है IS श्रृंखला, वो पृथ्वी अवलोकन, समाधान, संसाधन मानचित्रण और कृषि के लिए अपनी GPS जैसी प्रणाली को यूज किया है, कृषि के लिए उपयोग किया है IS श्रृंखला जो है। फिर आता है नाविक, भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिए भारत की अपनी GPS और जैसी प्रणाली है। ये हो गया उपग्रह विकास। अब दूसरा आता है प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में क्या है कि इसरो ने विभिन्न स्वदेशी प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक विकसित किए हैं, जिनमें शामिल है SLV उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये है कि 1980 में पहला सफल प्रक्षेपण रोहिणी उपग्रह का हुआ था। फिर आता PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसमें क्या है कि विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। इसने 2017 में एक ही मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए। फिर आता है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या है कि भारी उपग्रहों की ऊंची कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। GSLV मार्क इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। फिर आता है SSLV लघु लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसमें क्या है कि छोटे पेलोड को शीघ्रता और किफायती ढंग से प्रक्षेपित करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। पहला और दूसरा क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रमुख उपलब्धि है। पहला है कि उपग्रह विकास, कौन कौन सा उपग्रह का विकास हुआ है वो। दूसरा है प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के से रिलेटेड। तीसरा उपलब्धियां हैं ऐतिहासिक मिशन। ठीक है, चौथा उपलब्धियां हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वाणिज्यिक प्रक्षेपण। पांचवा है सामाजिक लाभ। तो 5 पॉइंट है उपलब्धियां में। अब एक एक करके इसको देखते हैं। क्या क्या है। तो पहला है उपग्रह विकास। किस किस तरह का उपग्रह का विकास हुआ है वो पहले देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें लिखा रहा है कि इसरो ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई प्रकार के उपग्रह विकसित किए हैं। इनसेट श्रृंखला इनसेट श्रृंखला जो है वो है कि दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और आपदा चेतावनी के लिए उपयोग किया गया जाता है, जो इनसेट श्रृंखला है। फिर आता है IRS श्रृंखला। तो ये क्या है कि पृथ्वी अवलोकन, संसाधन मानचित्रण और कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है नाविक, भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन के लिए। तो नेविगेशन के लिए भारत की अपनी GPS जैसी प्रणाली है। ये हो गया उपग्रह विकास से रिलेटेड। फिर दूसरा आता है प्रक्षेपण
यान प्रौद्योगिकी में क्या उपलब्धि हासिल किया। इसरो ने विभिन्न स्वदेशी प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक विकसित किए हैं, जिसमें शामिल है, तो प्रक्षेपण यान जो है वो लॉन्च व्हीकल टाइप का होता है, जिसे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, और उपग्रह जो है वो सैटेलाइट है, जैसे कि इनसेट श्रृंखला सैटेलाइट, आरएस श्रृंखला सैटेलाइट, और अपना जीपीएस। तो प्रक्षेपण और दूसरा पॉइंट का जो है प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, इसमें देखते हैं क्या क्या प्रक्षेपण यान जो है विकसित हुआ है। पहला है एसएलवी। एसएलवी में क्या है कि उपग्रह प्रक्षेपण यान है ये। तो एसएलवी जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है, इसमें क्या है कि 1980 में पहला सफल प्रक्षेपण रोहिणी उपग्रह का हुआ था। एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आता है पीएसएलवी, मतलब ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये क्या है कि विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है, जो इसने 2017 में एक ही मिशन में रिकॉर्ड किया था, जो 104 उपग्रह प्रक्षेपित लॉन्च किया था, मतलब प्रक्षेपित किया था। फिर आता है PSSLV हो गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ गया। फिर आता है GSLV, मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या है कि भारी उपग्रहों को ऊंची कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। GSLV मार्क 3 इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, ठीक है। फिर आता है SSLV, तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या है कि छोटे पेलोड को शीघ्रता और किफायती ढंग से प्रक्षेपित करने के उद्देश्य से है। तो इसमें कितना सारा लॉन्च व्हीकल आया, तो पहला था SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो 1980 में रोहिणी को पहला बार फर्स्ट बार किया था। फिर आता PSLV, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये क्या था कि इसने 2017 में 104 उपग्रह लॉन्च किया था। फिर आता है GSLV, पहला क्या था SLV, फिर PSLV, फिर GSLV। इसमें क्या है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें है कि भारी उपग्रहों को ऊंची कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे GSLV मार्क 3 जो है इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। फिर आता है SSLV। SSLV में क्या है कि लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो छोटे पेलोड को शीघ्रता और किफायती ढंग से प्रक्षेपित करने का उद्देश्य। तो मतलब टोटल कितना हुआ, SLV एक हुआ, फिर तुम्हारा PSLV दूसरा 2 हो गया, GSLV 3 हो गया, SSLV 4। 4 तरह का लॉन्च व्हीकल है। ये दूसरा पॉइंट में था प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का। तो और उसके पहले हम लोग किए उपग्रह विकास, तो उपग्रह भी था 3 तरह का, 2 तरह का। पहला था इनसेट श्रृंखला, ये तो दूरसंचार प्रसार मौसम विज्ञान के लिए था, आपदा वगैरह के लिए। और एक IRS श्रृंखला था, जिसमें पृथ्वी अवलोकन संसाधन मानचित्रण और कृषि के लिए था, और नाविक नेविगेशन के लिए GPS अपना था। 1 पॉइंट 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अब आता है ऐतिहासिक मिशन क्या था। तो ऐतिहासिक मिशन मतलब अचीवमेंट क्या क्या है, तो चंद्रयान 1 2008 का बात है। तो भारत के पहले चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज की। कह रहा है कि भारत के पहले चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज की। और मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन 2013 जो है, तो उसमें क्या कह रहा है कि भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना, ठीक है। फिर आता है चंद्रयान 2 2019। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। लैंडर विफल होने के बावजूद ऑर्बिटर काम करता रहा। फिर आता है चंद्रयान 3 2023। तो भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा, ऐसा करने वाला पहला देश बना। फिर आता है आदित्य L1 2023।
भारत का पहला सौर मिशन जिसका उद्देश्य लैग्रेंज बिंदु से सूर्य का अध्ययन करना है। और एक लास्ट में जो है वह गगन मिशन आगामी, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन जिसके भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने की उम्मीद है। तो टोटल कितना हुआ वो फिर से देख लेते हैं ऐतिहासिक मिशन में। तो इसको पहले जो है थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ऐतिहासिक मिशन में आता है चंद्रयान 1 2008, भारत के पहले चंद्र मिशन। यहाँ से इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। चंद्रयान 1 2008, तो भारत के पहले चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज की। पहला क्या है पॉइंट, ऐतिहासिक मिशन और चंद्रयान 1 2008 का बात है। तो ये भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रमा पर अणुओं को जल के अणुओं की खोज की। और दूसरा फिर ये हो गया। उसके बाद आता है मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन 2013। तो इसमें क्या कह रहा है कि भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। पहला था चंद्रयान 1 2008, फिर मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन 2013, फिर आता है चंद्रयान 2 2019। चंद्रयान 2 2019 ये कहता है, पहला क्या था 2008 में, फिर 2013, फिर 2019। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था और लैंडर विफल होने के बावजूद ऑर्बिटर काम करता रहा। फिर आता चंद्रयान 3 2023। पहला कौन था, तो पहला चंद्रयान 1 था, फिर तुम्हारा आपका और मंगलयान था 2013, फिर चंद्रयान 2 2019, चंद्रयान 3 2023। चंद्रयान ज़्यादा है। चंद्रयान एक पहला तो 2008 का था, फिर 2019 और 2023 था। 2008 में क्या था कि जल का अणुओं को खोज किया। 2019 में क्या किया, तो दक्षिणी ध्रुव में उतरा जहां लैंडर विफल हो गया लेकिन ऑर्बिटर काम करता रहा। और 2023 में क्या किया है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा, फिर से ऐसा करने वाला पहला देश बना। 2008, 2013, 2008, 2019 और 2023। और 2013 में क्या था, मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन, भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना, अपने प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। ठीक है, अब आता है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 हो गया। डेट क्या है 2008, 2019, 2023। फिर आता है आदित्य L1 2023। इसका है कि भारत का पहला सौर मिशन जिसका उद्देश्य लैग्रेंज बिंदु से सूर्य का अध्ययन करना है। तो आदित्य L1 2023 का है। और एक आता है गगनयान मिशन आगामी। इसमें कैसा है कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन जिसके भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने का उम्मीद है। तो टोटल कितना हुआ, पहला चंद्रयान 1, फिर आता है मंगल चंद्रयान 1, उसके बाद मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन जो 2013 में है। चंद्रयान 1 2008 में था। उसके बाद चंद्रयान 2 2019, चंद्रयान 3 2023। तो चंद्रयान 3 ठो, 1 2 3 और एक मंगलयान, टोटल मिला 4 हो गया। फिर आदित्य L1 2023 वाला 5 हो गया और एक गगनयान मिशन। 6 तरह का अचीवमेंट उपलब्धि है। अब आते हैं चौथा पॉइंट में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वाणिज्यिक प्रक्षेपण। इसमें क्या कह रहा है कि इसरो, नासा, रोसकोसमोस, CNES और ESA जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। किसके किसके साथ करता है इसरो, तो नासा हो गया, रोसकोसमोस हो गया, CNES हो गया और ESA जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। कितना एजेंसी है, नासा जो है, रोसकोसमोस 1, CNES 2, ESA 3, मतलब और जैसे एजेंसी तो 3 एजेंसी के साथ काम करता है, जो एक रोसकोसमोस है, CNES है और ESA है। और कह रहा है कि इसकी वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन
और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 30 से अधिक देशों के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो इसकी जो कमर्शियल ब्रांच है जो ना इसरो का, एक है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है NSIL ने 30 से अधिक देशों के लिए उपग्रह मतलब सेटेलाइट लॉन्च करने के काम किया है, जिससे भारत वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च के बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। चौथा पॉइंट हुआ। तो पहला से चौथा जब आए तो कौन कौन सा पॉइंट होता है एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट था उपग्रह विकास। तो उपग्रह विकास में बहुत सारा उपग्रह का विकास हुआ था। दूसरा प्रक्षेपण और प्रौद्योगिकी, इसमें भी हम लोग किए SLV, PSLV, GSLV, SSLV। और तीसरा ऐतिहासिक मिशन में चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 1, 2, 3, गगनयान, यही सब था, आदित्य L1। चौथा में आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वाणिज्यिक प्रक्षेपण, तो ये भी कर लिए। फिर पांचवा आता है सामाजिक लाभ। क्या क्या सामाजिक लाभ होता है सैटेलाइट स्पेस प्रोग्राम से। तो कह रहा है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम न केवल अन्वेषण के लिए बल्कि जमीनी समस्याओं के समाधान के लिए भी जो है डिजाइन किया गया है। जैसे इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। कृषि नियोजन, आपदा प्रबंधन, दूर चिकित्सा और दूरस्थ शिक्षा, मौसम पूर्वानुमान, नौवहन और परिवहन, कितना हुआ 1 2 3 4 1 5 5 जो है पॉइंट है जो सामाजिक लाभ से रिलेटेड है। जैसे कृषि हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, दूर दूर चिकित्सा और दूरस्थ शिक्षा, मतलब जहाँ पे शिक्षा और चिकित्सा नहीं है वहाँ तक कम्युनिकेशन पहुँचाना। मौसम पूर्वानुमान, नौवहन और परिवहन, निष्कर्ष परिवहन। उसके बाद आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। देखते हैं क्या है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किफायती नवाचार और रणनीतिक विकास का एक आदर्श उदाहरण है। ठीक है। इसरो के नेतृत्व और भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय प्रगति का एक शक्तिशाली साधन बन गई है। गगनयान, अंतर्ग्रहीय अन्वेषण और अंतरिक्ष पर्यटन जैसे महत्वाकांक्षी अभियानों के साथ आने वाले दशकों में वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत की भूमिका और भी बढ़ेगी। इसका कहना है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम काफ़ी किफ़ायती और रणनीतिक विकास का एक आदर्श उदाहरण आइडल है, और ये बहुत सारा एम्बिशन लेके चल रहा है। जैसे अंतर्ग्रहीय अन्वेषण है, अंतरिक्ष पर्यटन के लिए को लेकर के, तो इस हिसाब से जो है ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो ये था यहाँ का तक का नोट्स।